तो एनिमल सेल और प्लांट सेल का भी डायग्राम बना था नहीं। तो एनिमल सेल का रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बन गया। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, अब आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं। अगले दिन से आप लोग एक ना और पतला कॉपी लेकर आइएगा। लाए ना? ठीक है। तो उसके साथ भी हम लोग कुछ यूज करेंगे। और आपको बताए थे कि देखिए, पहला यूनिट को हम लोग जस्ट एट ए टाइम अगर पढ़ना शुरू करें और समझ जाए कि पूरा हम लोग को समझ में आ जाएगा, वो डिफिकल्ट है। रीजन क्या है? इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम्पल याद करने में समय लगता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, फिर थोड़े एग्जाम्पल्स लेंगे, इस तरह से करके करते हम लोग जब यूनिट 2 खत्म करेंगे, यूनिट 3 के बाद यूनिट 2, तो हम लोग इस स्टेट में होंगे कि आप सीधे यूनिट 1 में तेजी से आगे बढ़ सकते। ठीक है, तो उसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। कोशिश करते हैं हम लोग इसका थोड़ा शार्प एज रखने का, ताकि बता सके कि हाँ भाई देखिए ये रिजिड है। तो बाहर से अंदर की तरफ ये सब क्या है? तो ये है सेल वॉल्स। सबसे बाहर की तरफ आपको मिलेंगे प्राइमरी, उसके अंदर सेकेंडरी और सबसे अंदर टर्शरी सेल वॉल। ठीक है, और अगर मान लेते हैं ये सेल नंबर 1, ये मान लेते हैं सेल नंबर 1 है। ठीक है, तो आप जानते हैं प्लांट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो इसके बगल में सेल नंबर 2 होगा। मान लेते हैं इसके राइट साइड में सेल नंबर 2 है। ठीक है, तो इस सेल नंबर 2 का भी तो सेल वॉल होगा ना, तो उसका भी सेल वॉल इधर ही से कहीं से स्टार्ट होगा, जस्ट इसके बगल से। तो हम लोग पूरा इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव है कि बगल से इसका सेल वॉल स्टार्ट हुआ, और ये इसका सबसे बाहर का, इसके सब्सिक्वेंट यानी इसके बाद वाले सेल वॉल्स इसके अंदर की तरफ आएंगे, तो ये इसका प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहीं पे है, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 के बीच में एक ग्लूइंग मटेरियल, ग्लू समझते हैं ना, सब कोई कुछ ना कुछ करते ही हैं, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह, है ना। तो ग्लू कहते हैं कि इसको साटने वाले मटेरियल को, गोंद। तो दिस इज ग्लूइंग मटेरियल। ग्लूइंग मतलब साटने वाला मटेरियल यानी पदार्थ, और ये है मिडिल लैमिला। ठीक है, ये है मिडिल लैमिला, और इसका एक पार्ट हम लोग ड्रॉ करके रखें, ये हो जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, और ये हो जाएगा टर्सरी सेल वॉल, सेकेंड सेल का। ठीक है, पूरा नहीं ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, पहले वाले पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसी में सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अब ये बनाने के पीछे कुछ तो रीजन होगा सर, जरूर नहीं बनाए हैं। तो क्या है, ये हरे रंग से प्लांट सेल का हम लोग बना दे रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो इधर भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। बस यहीं तक करके हम लोग छोड़ेंगे सेकेंड सेल का, लेकिन फर्स्ट सेल का करेंगे पूरा।
तो ये क्या हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और माइंड में बैठाते चलिए, अभी तक में हम लोग प्लांट सेल का जो जो चीज देखे और एनिमल सेल को पूरा देख चुके, कुछ कॉमन कुछ डिफरेंसेस दिखे। प्लांट सेल में हम लोग को सेल वॉल मिल रहे हैं, वो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। एनिमल सेल में था क्या? नहीं। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, एनिमल सेल में भी था, बिल्कुल था। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें ना बड़ा सा वैक्यूल रहता है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ओवरलैप हो जाता है। इसका लिमिट है, ये इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये रहा, ये है सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल यानी खाली जगह, ठीक है। अब देखिए ये वैक्यूल इस प्लांट सेल का 70% करीब करीब छींक लिया है, जगह कैप्चर कर लिया ना। इस वजह से क्या होगा, इसका न्यूक्लियस बेचारा एक कॉर्नर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप देख चुके हैं एनिमल सेल में जैसा न्यूक्लियस रहता है, क्या लग रहा है प्लांट सेल में वैसा ही न्यूक्लियस बनने जा रहा है कि नहीं? ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे ना, और इसको इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। और यहां आप बता देंगे क्या है, यस न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये हम लोग को दिखेगा न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इसी के साथ आप समझ पा ही रहे होंगे, मेरा बिना बताया बता देंगे कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है ये। वेरी गुड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसका टाइप दो तो था, ये रफ टाइप होगा ना, एग्जैक्टली ये हो जाएगा RER, बताने का जरूरत नहीं है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या होंगे, राइबोसोम्स। और देखिए तो ये जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक इसके अंदर क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए ना। तो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। और देखिए तो न्यूक्लियोलस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक ये रहा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, NPC, ठीक। NPC, न्यूक्लियोलस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म मिल के न्यूक्लियस बनेगा। यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन एक डिफरेंस आपको नजर आ जाना चाहिए, बताइए तो क्या, प्लांट सेल और एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डिफरेंस देखें, कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन है आप लोग का, वेरी गुड। और ये बेचारा किनारे की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्यों? क्योंकि वैक्यूल ने जगह ले लिया है। और इसका असर देखिए, साइटोप्लाज्म की मात्रा भी कम कर दी गई है, देख रहे हैं ना, इतने बड़े सेल में इतना बड़ा वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म तो इधर उधर ही है, बाकी इसमें ये सब भी तो आएंगे, और स्ट्रक्चर्स भी तो आएंगे, तो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड वाले पोर्शन के लिए जगह कम ही रह जाएगा। अब
आप देख चुके हैं जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है उसी के आसपास क्या रहना चाहता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और एक चीज जानते हैं, इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स को यानी प्लांट सेल के गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग एक अलग नाम देते हैं और ये कहलाता है डिक्टायोसोम। ये याद रखिएगा। अनदर लेवल ऑफ डिफरेंस वी आर गेटिंग। और इसमें भी तो SER होगा, SER को यहां डाल दिए। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी सेंट्रोसोम होंगे, ये क्या कहते हैं, इसमें भी लाइसोसोम होंगे और इसमें भी पेरोक्सीसोम होंगे। एनिमल सेल में भी पेरोक्सीसोम मिला था, प्लांट सेल में भी पेरोक्सीसोम होगा। अब प्लांट सेल है, कुछ अंदाजा लग रहा होगा? नहीं नहीं नहीं, ये है द ग्रेट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट सेल है, ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए ही बना है। इसलिए इसमें हम लोग ये दिखाने के लिए कि भाई ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस करने वाला है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो दो क्लोरोप्लास्ट बना देते हैं। ठीक है, और इसे जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करना होगा ना, तो कौन सा स्ट्रक्चर रखेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहां तक करें, यहां तक पूरा कीजिए। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये सेल वॉल बड़ा ही टफ मटेरियल है। ठीक है, अगर ये टफ मटेरियल नहीं होता तो आप लोग जो शान पर बैठे हैं आराम से और जिस पे अपना बुक वगैरह रखे हुए हैं, वो जानते हैं किससे बना है? वुड से। और ये वुड किसका देन है? प्लांट का। तो प्लांट के सेल्स क्या इसमें जीवित नजर आ रहे हैं? नॉट एट ऑल। सो व्हाट इट इज? मेड ऑफ डेड सेल्स, और डेड सेल का सेल वॉल है ये। तो अब जरा सोचिए, यही बात समझाना चाह रहे थे, ये कहाँ गया, ये सेल वॉल और ये सेल वॉल आपस में जुड़े हुए हैं, तभी तो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब एक बात बताइए, अगर हम इसके ऊपर 2 बूंद पानी गिराते हैं, क्या उम्मीद करते हैं नीचे पानी टपकेगा? नहीं टपकेगा। क्यों? पूरी तरह से सील्ड है, कहीं कोई जगह नहीं है। तो अब सोचिए तो, प्लांट सेल बेचारा इसी सेल वॉल के अंदर में अपने आप को रखता है। ठीक है, ये तो तय बात है, अपना बाउंड्री के रूप में सेल वॉल रखे हुए, मतलब ये तो वही घर हो गया जिसपे हम घुस तो गए, लेकिन ना इसमें हम दरवाजा बनाए ना हम खिड़की बनाए। ऐसा घर क्या कहलाता है पता है? ग्रेव। ग्रेव मतलब कब्र। कब्र में दरवाजा खिड़की होता है क्या? नहीं, तो उसमें रहने वाले बाहर आके देख के फिर अंदर घुस जाते हैं, ऐसा होता है? नहीं, उन्हें इनकी जरूरत नहीं। पर इसे तो है, बिकॉज दे आर लिविंग। इसे खिड़की दरवाजा चाहिए ताकि कम्युनिकेशन हो। कैसे होगा, हम तो दिए ही नहीं है, तो देंगे ना। ये खिड़की दरवाजा देख लीजिए, है ना, ऐसे रहेंगे और ये जगह जगह पर पाए जाएंगे। ध्यान से, है ना, हम लोग ग्रीन लाइन ना टच कर लें।
क्योंकि वो खिड़की दरवाजे ग्रीन लाइन यहाँ हम लोग बनाए हुए हैं किसके लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले ही रुक जाते हैं। और इन खिड़की दरवाजों का नाम है प्लास्मोडेस्माटा, और फिगर है डायग्राम ऑफ ए प्लांट सेल, डायग्राम ऑफ ए प्लांट सेल। यहां तक पूरा कीजिए। अब हमारे पास होगा एक क्वेश्चन, लिस्ट आउट द सिमिलैरिटीज, लिस्ट आउट करने का मतलब हो गया तालिका, तालिका यानी लिस्ट बनाना। लिस्ट आउट करने का मतलब है लिस्ट यानी तालिका जिसे कहते हैं। सिमिलैरिटीज बिटवीन द प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने चले तो देखिए, शुरू में ही बताया, जब भी हम लोग डिफरेंसेस या सिमिलरिटी या कंपैरिजन मोड में आते हैं तो ना एक दिशा से चलते हैं, या तो सेंटर से बाहर की तरफ या बाहर से सेंटर की तरफ। ठीक है, तो हम लोग बाहर से सेंटर की तरफ अगर आए तो हम लोग को सबसे पहला कॉमन चीज क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा ना। आपसे क्या बोला है, लिस्ट बनाने के लिए जो दोनों में एनिमल सेल और प्लांट सेल में कॉमन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म होगा ना दोनों में। उसके बाद ठीक है, चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग को दिखेंगे। उसके बाद ER मिलेगा दोनों प्रकार का, एस एंड आर। ठीक है, नंबर 5 गोल्गी मिलेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या इसी को गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ये बात और है कि यहाँ पे इसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है डिक्टाइसोम, पर होगा तो जरूर। तो सिमिलरिटी हो गया, समानता हो गई। उसके बाद देखिए तो लाइसोसोम होगा ना, उसके बाद पेरोक्सिसोम होगा ना, न्यूक्लियस होगा ना। जब न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस की वो सारी चीजें भी होंगी, बिल्कुल होगा। और फ्री राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स। और भी कोई सिमिलरिटी नजर आता है? नो, इतनी सिमिलरिटीज होंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, खट खट। तब तक हम लोग एक अलग क्वेश्चन को लिखेंगे, पहले उसको जल्दी से पूरा कीजिए।
ओके, हो गया। कौन सा? बिटवीन द प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल, THE द। Find out the differences between a plant cell and an animal cell. Find out the differences between plant cell and animal cell. तो हम लोग इसके लिखने का तरीका देखेंगे, पहले ही उसको पूरा कीजिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं, एट्रीब्यूट्स। या एट्रीब्यूट करने का मतलब हो गया on the basis of which we find out differences here। मतलब उन टॉपिक्स को, उन स्टेटमेंट्स को हम लोग या उन वर्ड्स को यहाँ पे रखेंगे जिनके बेसिस पे दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ये हो गया एट्रीब्यूट। इस तरफ रख दीजिए ना प्लांट सेल। तो अगर ये प्लांट सेल के लिए हो गया तो इधर एनिमल सेल के लिए कॉलम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 3 कॉलम बनाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, पर लिखना कितना कम पड़ेगा वो देखिएगा। सीरियल नंबर 1, सेल वॉल है क्या प्लांट सेल पे? प्रेजेंट, एंड इट इज हैविंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेल वॉल्स। कोई दिक्कत? प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होता है, एंड यह एंड, इट इज ये होता है लिए हुए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेल वॉल्स। ठीक है, सो सिंपल, कोई दिक्कत? और एनिमल सेल में सीधे सीधे एब्सेंट। अब देखिए, अगर ऐसे नहीं लिखे होते तो क्या लिखना पड़ता है? प्लांट सेल हैज सेल वॉल, इट इज ऑफ फॉलोइंग काइंड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एनिमल सेल में क्या करते हैं? एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल। 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस अननेसेसरी का लिखना पड़ता, एक ही चीज में कंप्लीट हो गया। सीरियल नंबर 2, न्यूक्लियस। होता तो है, न्यूक्लियस पोजीशन कर दीजिए, न्यूक्लियस पोजीशन टुवर्ड्स द कॉर्नर, मतलब किनारे के तरफ। टुवर्ड्स मतलब होता है के तरफ। किसके? कॉर्नर मतलब किनारा। मिलाकर देखिए किधर हो गया? टुवर्ड्स द कॉर्नर यानी किनारे के तरफ, है ना। ड्यू टू, ड्यू टू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कारण। ड्यू टू द वैक्यूल, कारण क्या है? वैक्यूल है।
इसलिए किनारे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसमें क्या होगा, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, present at the center of the cell. Number 3, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में तो होना ही होना है, क्या होंगे, प्रेजेंट इसमें एब्सोल्युटली एब्सेंट। नंबर 4, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में है ना, एक प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। रीजन क्या है, इसे उतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। लेसर इन नंबर पर सेल, लेसर मतलब कम, है ना, कम मात्रा में होंगे प्रति सेल, बिकॉज दे डोंट नीड वेरी हाई एनर्जी ऑल द टाइम, क्योंकि उन्हें हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता, कभी एनर्जी से काम चल जाता है, ज़्यादा एनर्जेटिकली है ना एक्टिव नहीं होते। एनिमल सेल्स हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल ड्यू टू हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, अधिक एनर्जी की आवश्यकता के कारण इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल अधिक होता है। नंबर 5, वैक्यूल। वैक्यूल क्या होंगे, प्रेजेंट एंड is very large in size, इसमें होते हैं बहुत बड़े आकार के होते हैं। एनिमल सेल में इन सम केसेस vacuoles are present as food vacuole, but not in all cells, all animal cells। सभी एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होते, कुछ में पाए जाते हैं और वो भी फूड वैक्यूल के रूप में। सीरियल नंबर 6, सेंट्रोसोम। ये भाई साहब प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट।
और ये मिलेंगे एनिमल सेल में प्रेजेंट। काय के लिए भाई? टू हेल्प ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब इसका इंपॉर्टेंस वहां खुलकर आएगा। तो सेंट्रोसोम ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। ठीक है, और कोई डिफरेंस दिखता है? काफी है। यहां तक पूरा कीजिए। देखिए, हम लोग को थोड़ा सा जानना है यूनिट 1 को। यूनिट 1 आपको समझा रहा है क्या कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स दुनिया में है। जैसे अभी अभी हम लोग सेल्स को बांटे हैं ना दो हिस्से में, एक हो गया प्रोकैरियोटिक, एक हो गया यूकैरियोटिक। ठीक, उसी तरीके से इस अर्थ पे जितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स नॉट द सेल, ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स को हम लोग बांटना चाहेंगे कि कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स टाइम टू टाइम आते गए। अभी तक में आपके सिलेबस के अनुसार जो लेटेस्ट मेथड है ऑर्गेनिजम्स को बांटने का, वो है 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, यानी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में बांटा गया। एक किंगडम यानी एक राजपाट। किंगडम मतलब क्या होता है? राजपाट। तो किनका राजपाट? ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ऐसे आप इससे समझ सकते हैं कि 5 किंगडम बोल रहा है ना, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म 5 प्रकार के हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? 5 टाइप के, उनके नाम हैं। फिर इन्हें जिन्होंने क्लासिफाई किया है इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, उनके नाम है। तो वो कुछ चीजें हैं जो हम लोग आज लिखेंगे, और आपके लिए क्लास वर्क कम होमवर्क होगा, इसको याद करके आइएगा, तभी हम लोग इससे आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा पूछताछ होगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे इसमें बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद करना जरूरी है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग बीच में शुरू कर रहे हैं साथ ही साथ, ताकि जब हम लोग एंड में पहुंचे इसके, तब तक हमारे पास इस मतलब क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम के सभी एग्जाम्पल्स और उनके डिफरेंट क्लासेस और सब क्लासेस वगैरह सब हम लोग को पता रहे। वहां हम लोग जब उसको पढ़ेंगे तब एक ही काम रह जाएगा, अच्छा ऐसे बांटा हुआ है, क्यों बांटा है भाई? तो इसका प्रॉपर्टी ऐसा है, ये चीज तो हम लोग नाम जान रहे होंगे, उस समय से प्रॉपर्टी समझ लेंगे तो वो हमारा नॉलेज पूरा हो जाएगा। ठीक है, organisms are classified into 5 kingdoms। ठीक है, तो 5 किंगडम कहने का मतलब हो गया, ब्रैकेट में ही कर सकते हैं 5 टाइप्स, यानी ऑर्गेनिजम्स को 5 टाइप्स में बांटा गया। और किन्होंने किया था? डन बाय R.H. Whitaker in 1969। ठीक है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने दिया था। और ये जो 5 किंगडम्स आए, अब इनके नाम देख लें। पहला था किंगडम मोनेरा। नंबर 2 ये था किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा था किंगडम फंजाई। नंबर 4 था
किंगडम प्लेंटी, और नंबर 5 था किंगडम एनिमैलिया। पहले इस तरीके से लिखिए, फिर इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग करेंगे, फिर इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। कॉपी कहाँ छूट गया? ठीक है, देखिए देखिए, तो ये जो मोनेरा है ना, ब्रैकेट भी इसके बोलते हैं ऑल बैक्टीरिया। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? हम लोग मोनेरा पे आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे। हम लोग दो तरह के सेल्स पढ़े हैं ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। यानी किंगडम मोनेरा में कैसे सेल्स आएंगे? सभी के सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन, इसे हम लोग बांटते हैं दो पार्ट में, दो ग्रुप में। एक कहलाता आर्किया, ARCHEA, आर्किया, ठीक है। आर्किया मतलब होता है प्रीमिटिव बैक्टीरिया। आर्किया मतलब होता है प्रीमिटिव बैक्टीरिया, पुराने जमाने का। और इसका दूसरा ग्रुप है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हो गया मॉडर्न बैक्टीरिया, या इसी को कंप्लीट बैक्टीरिया कहते हैं। यू मतलब ही होता है, पहले ही बता चुके हम लोग, यूकैरियोट में यू टर्म आया था ना, तो वही यू है। यू मतलब कंप्लीट या न्यू, तो वहीं से बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया यानी ये कंप्लीट यानी मॉडर्न बैक्टीरिया। इनमें अभी के डेट में जितने भी, मतलब आज इस समय हम लोग आसपास में जितने बैक्टीरिया ज्यादातर करके देखते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब देखिए, आर्किया को ज्यादा कुछ किया नहीं है, इसको डिवाइड किया है, अरे ऐसे कह सकते हैं, तीन तरह के ग्रुप हम लोग आर्किया में पढ़ते हैं, ठीक है। 3 ग्रुप्स आर स्टडीड एज, 3 ग्रुप में बांटकर इन्हें पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ऐसे और भी होंगे, लेकिन जिन्हें हम देख रहे हैं वो है नंबर 1 थर्मो एसिडोफाइल्स या थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। अब देखिए, नाम का मीनिंग निकाले इन्हें ब्रेक कर करके। थर्मो मतलब होता है थर्म, और या थर्मल, और थर्मल मतलब हीट, नहीं सुने? थर्मल पावर प्लांट, वही हीट। एसिडो मतलब एसिड, और फाइल्स मतलब लविंग। यानी ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर और एसिड इन दोनों को पसंद करते हैं और यहीं रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये बड़े एक्सेप्शन है, इन्हें काफी ज्यादा हीट चाहिए, वहां पे ये सरवाइव करते हैं, तो इन्हें कहते हैं हॉट वेंट। ऐसे जगह जहां पे है ना काफी ज्यादा गर्मी होती है, और उस गर्मी के कारण वहां पे जो सराउंडिंग बनता है वहां पे ये रहना पसंद करते हैं। ये चीज बनेगा कहाँ पे? तो वाटर में, और वाटर में भी कहाँ? ओशन में।
ओशन में भी कहाँ, ओशन के बेड पे, ओशन ओशन बेड, ओशन जहाँ खत्म होता है वहां पे जमीन होगा ना, उसको ओशन बेड कहते हैं। जैसे नदी जिसपे है, नदी के नीचे के जमीन को रिवर बेड कहते हैं, उसी तरह से ओशन के नीचे के जमीन को ओशन बेड कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ओशंस हैं जिनके बेड पे और गड्ढे हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, शेल्फ यानी खाली जगह, कहते हैं ना बुक शेल्फ, किताब रखने का जगह, उसी तरह कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कॉन्टिनेंट के बीच में जगह। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इतने गहरे होते हैं कि वो करीब करीब अर्थ के कोर के ऊपर के सरफेस को टच करते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कोर के आसपास चला गया वो। अब देखिए क्या होगा, वाटर तो है, वाटर वहां तक एंटर कर रहा है, तो कोर के आसपास का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से क्या होगा, वहां बहुत तरह के कंपाउंड वाटर के प्रेजेंस में बनते और टूटते रहते हैं, बनते और टूटते रहते हैं, नेचुरली एसिड्स बनेंगे, और ये बैक्टीरिया वहां पर रहना पसंद करते हैं। हाई टेम्परेचर, प्रेशर भी ज्यादा है, और एसिड तो खैर है ही, तो ऐसे जगहों पे वो रहना पसंद करते हैं। तो वहां जो हाई ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेके अपना जिंदा रहने का इंतजाम करता है। इनसे वहां हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे आसानी से, तो इन्हें कहा जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। नंबर 2, हैलोफाइल्स। तो फाइल अगेन लविंग, ये हैलो क्या है, हैलो मतलब होता है सॉल्ट, यानी ये बैक्टीरिया सॉल्ट लिविंग बैक्टीरिया है, इन्हें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पसंद है। ठीक है, वैसे जगहों पे ये पाए जाते हैं। और तीसरा ग्रुप है मिथानोजन। तो नाम में ही देखिए लिखा हुआ है क्या है, मिथानो से आता है मिथेन। ठीक है, और जेन मतलब जेनरेटर, यानी ये मीथेन गैस जनरेटिंग बैक्टीरिया है, और ये कैटल के इंटेस्टाइन में, गाय भैंस के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो काउ डंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ दिस मिथानोजेंस। तो हम लोग आर्किया को डिवाइड किए, तो याद रखिएगा हम लोग इन्हें पढ़ते हैं 3 ग्रुप में डिवाइड करके, थर्मो एसिडोफिल्स, हैलोफिल्स, मिथानोजेंस। अब इधर देखिए मॉडर्न बैक्टीरिया है, इन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं, दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1, एक्टिनोमाइसेट्स। एक्टिनोमाइसेट्स पहला हो गया। तो एक्टिनोमाइसेट किन्हें कहते हैं, इन्हें कहते हैं सॉइल बैक्टीरिया। आज एग्जाम्पल नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, एक बार में सब नहीं। तो एक्टिनोमाइसेट्स किन्हें कहते हैं, सॉइल बैक्टीरिया को, जो जमीन पर पाए जाते हैं, मिट्टी में, वो होंगे। नंबर 2, एंटेरोबैक्टीरिया। एंटेरो मतलब होता है इंटेस्टाइन, और बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है, यानी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया एंटेरोबैक्टीरिया कहलाएंगे। ये फायदेमंद भी हो सकते हैं, नुकसानदेह भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग रखते हैं
रिकेट्सियंस, RICKETTSIANS, रिकेट्सियंस, ठीक है। रिकेट्सियंस एंड स्पाइरोकिट्स, SPIROCHEATES, TES, स्पाइरोकिट्स, ये सीरियल नंबर 3। सीरियल नंबर 4 माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, हम लोग 3-4 में ही इन्हें बांट के रखे हुए अभी अपने लिए, है ना। 11th में इससे ज़्यादा फिलहाल तो जरूरत नहीं महसूस हो रहा। तो एक बार फिर से दोहरा दें, R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था 1969 में, और ये 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा क्या है, ये सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ये फंजाई जो होते हैं वो हैं। प्लांटी मतलब प्लांट्स, एंड एनिमेलिया मतलब एनिमल्स। तो ये एनिमल है, ये प्लांट है, ये फंजाई है, ये सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स है, और ये सिंगल सेलुलर यानी प्रोकैरियोट्स। अब इन प्रोकैरियोट्स को 2 भाग में बांटा, एक हो गया आर्किया मतलब प्रिमिटिव पुराने जमाने का बैक्टीरिया, और एक हो गया यू बैक्टीरिया, या मॉडर्न या कंप्लीट बैक्टीरिया इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। आर्किया के 3 तरह या 3 टाइप्स हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। ये है थर्मोएसिडोफाइल्स या थर्मोएसिडोफिल्स। थर्म यानी हीट लविंग एंड एसिड लविंग बैक्टीरिया। ये हो गया हेलोफाइल्स यानी सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, एंड मिथानोजेंस मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। और इन्हीं का देन है कि आप सीएनजी बना रहे हैं। सीएनजी में क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं ना उसको, उसमें एक्चुअली में मीथेन गैस होता है। इट इज इट। तो ऐसे हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं, पर काहे को बनाए जब बैक्टीरिया ही बना के दे रहा है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया मुफ्त में बना रहा है, तो पैसा नहीं लग रहा है, और उसे हम सेल कर रहे हैं तो बड़ा फायदा हो रहा है। तो सस्ता फ्यूल करके जो चिल्लाते हैं, दिस इज द रीजन, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब मॉडर्न बैक्टीरिया, कंप्लीट बैक्टीरिया, और इन्हें हम बांटते हैं फिर 3-4 टाइप में। सबसे इंपॉर्टेंट को सबसे पहले रखा, यह है एक्टिनोमाइसेट, यह है सॉइल बैक्टीरिया, जमीन पर पाए जाने वाले। दूसरा हो गया एंटेरोबैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एनिमल्स के। तीसरा हो गया रिकेट्सियंस एंड स्पाइरोकिट्स, ये ज्यादातर नुकसान ही पहुंचाते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, प्लांट को हो चाहे एनिमल को। और चौथे ग्रुप में डाला है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये भी नुकसान ही पहुंचाते हैं, पर ये कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए।